ये है स्टोरियस और हम माफी चाहेंगे कि हम इतने लंबे टाइम के बाद में आपके साथ कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी के लॉ नंबर 13 को। आज की दुनिया में हम इंसानों को एक खास तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब तक कि हमारी एजुकेशन खत्म होती है हम खुद को दुनिया की रियलिटी के बीच में पाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे क्रूअल लोग हैं, जहाँ कंपटीशन भी बहुत हार्ड होती है। जब तक हमारे पेरेंट्स पर हमारी जिम्मेदारी होती है हम खुद को लकी समझते हैं, वो हम तक प्रॉब्लम्स को नहीं आने देते। लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमारे डिसीजंस हमारे फ्यूचर को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। और आज तो ये कंडीशन और भी खराब है। जिस तरह से हमारी सोसाइटी तेजी से बदल रही है हमें ही खुद की हेल्प करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आजकल की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पेरेंट्स की एडवाइसेस भी आउटडेटेड हो सकती है। आजकल हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कई अलग अलग तरह के कामों को आजमा सकते हैं। एक ही तरह के काम में हमारी कमिटमेंट कई बार हमारी फ्रीडम पर बैन के जैसा लगता है। ऑर्डर फॉलो करना और ऑफिसर्स की बात सुनना ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है। बेहतर होगा कि हम खुद सर्च करें हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है और ओपन रहें। एक टाइम आएगा जब हम पता लगा लेंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। इस बीच अपनी इच्छा से कई चीजों में आप हाथ आजमा सकते हैं और आपको इस बीच पता चलेगा किस चीज में आप ज्यादा अच्छे हैं और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। हालांकि हम में से कुछ लोग इसके अपोजिट रिएक्शन देते हैं। कैओस से डरकर वो जल्दी से कोई एक करियर चुन लेते हैं। कैओस मतलब कंपटीशन, क्योंकि हमारे आसपास बहुत कंपटीशन है। एक ही काम के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं। कई बार लोग बिना इंटरेस्ट का काम जिंदगी भर करते रहते हैं क्योंकि उन्हें बस एक काम चाहिए होता है, जबकि हमारा एम हमारे इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। अलग अलग फील्ड्स में हाथ आजमाने के बाद एक प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट ना हो, आपको हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, और ये भी अच्छा नहीं है। आजकल हमारी किसी स्पेशल एक्टिविटी पर बहुत लंबे टाइम तक फोकस करने की पावर भी कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल लंबी ड्यूरेशन के कंटेंट्स हम अक्सर छोड़ देते हैं। हमारा ध्यान रील्स और शॉर्ट्स पर बहुत जल्दी जाता है। बार बार अपने आप को स्विच करते रहना मुश्किल होता है और इसकी वजह से हम देरी से सीख पाते हैं। हम किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते, जबकि हमें किसी एक काम पर पहले पूरा फोकस लगाना चाहिए, उसे सीखने के बाद दूसरे पर मूव कर सकते हैं। इसी तरह से रिश्ते हैं, उनमें भी जितना हम टॉलरेंस पहले रखते थे आजकल नहीं है, क्योंकि हमारा पेशेंस खत्म होता जा रहा है। हम आपको आगे की समरी में किंग मार्टिन लूथर जूनियर के बारे में बताएंगे। उनकी कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह से वो एक से ज्यादा चीजों पर फोकस करते हैं, किस किस तरह से उनकी लाइफ मूव करती है और कभी कभी इनसिक्योरिटीज भी उन्हें घेर लेती हैं और किस तरह से एंड में रिजल्ट आता है। अगर किसी इंसान की लाइफ में कोई एम नहीं होता तो लाइफ कैसी होती है? एक्चुअल में तब उसे लाइफ कहना ही गलत होगा। एम कितने भी तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई काम करें वही आपका एम हो। स्पिरिचुअली ग्रो करना भी एक एम हो सकता है। तो यही है इस लॉ का टाइटल, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, डेवलप सेंस ऑफ पर्पस। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने कहा था, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पूरा रूल किसी और चीज में नहीं बल्कि इस बात में कंसिस्ट है कि ह्यूमन हमेशा ग्रेट पावर के सामने झुकने में कैपेबल हो। अगर लोगों को ग्रेट पावर से अलग कर दिया जाए तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। अक्सर हम अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे गोल को पाने के लिए हमारी गट फीलिंग या हमारे सिक्स सेंसेस काफी अच्छे तरीके से हमें पहले से चेतावनी देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्हें ब्लैक अमेरिकन्स के इक्वल राइट्स के लिए नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करने के लिए जाना जाता है, 1964 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। किंग को उनके मास्टरफुल कॉन्वर्सेशनल स्किल्स के लिए भी याद किया जाता है। सबसे यादगार उनका आई हैव ए ड्रीम स्पीच है। अटलांटा जॉर्जिया के एक कट्टर मिडिल क्लास ब्लैक नेबरहुड में पले बड़े मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बचपन बहुत अच्छा और बेफिक्र था। उनके फादर मार्टिन सीनियर अटलांटा में रिच एबेनेजर बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे, मतलब पादरी थे। इनकी फैमिली काफी प्रॉस्पर थी। इनके पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करते थे।
और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें अपने फादर से कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उनके अंदर बहुत ज्यादा तनाव और एंजाइटी पैदा करना शुरू कर दिया। उनके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो अपने तीनों बच्चों को बहुत हार्ड डिसिप्लिन में रखते थे। जब मार्टिन जूनियर कोई मिसबिहेव करते या फिर कोई बदतमीजी करते तो उन्हें बहुत ज्यादा पनिश किया जाता। लगभग 15 साल की उम्र तक उन्हें इसी तरह से अपने फादर से पनिशमेंट मिलता रहा। एक बार मार्टिन जूनियर को एक लड़की के साथ में एक फंक्शन में डांस करते हुए उनके फादर देख लेते हैं। इसके बाद मार्टिन जूनियर को बहुत डांट पड़ती है और वो भी अपने दोस्तों के सामने। तब वो कसम खाते हैं कि वो कभी भी अपने फादर को निराश नहीं करेंगे। अपने फादर के इस हार्श बिहेवियर की वजह से भी कभी भी मार्टिन जूनियर के अंदर उनके लिए कोई दुश्मनी का भाव नहीं था। मार्टिन सीनियर का भी अपने बेटे मार्टिन जूनियर के लिए प्यार एकदम क्लियर था। फादर ने अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी थी। उन्होंने नोटिस किया कि मार्टिन जूनियर अपने दोस्तों को किसी भी चीज के लिए राजी कर सकता है। इसका मतलब कि उसकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स काफी बेहतर हैं। उन्होंने प्लान बनाया और सोचा कि उनका बेटा उन्हीं के फुटस्टेप्स पर चलेगा। एटलांटा में मोर हाउस कॉलेज में एडमिशन लेगा, पास्टर के रूप में अपॉइंट होगा, एबेनेजर में को पास्टर के रूप में सर्विस देगा और एंड में उसे अपने फादर की मतलब उनकी पोस्ट मिल जाएगी, जैसे खुद मार्टिन सीनियर को उनके फादर इन लॉ की पोस्ट मिली थी। जब फादर ने अपनी सारी प्लानिंग अपने बेटे को बताई तो वो बहुत चिंता में आ जाता है। वो अपने फादर की बहुत तारीफ करता था। वो उन्हें बहुत हाई प्रिंसिपल वाले इंसान मानता था। लेकिन मार्टिन जूनियर और मार्टिन सीनियर दोनों में बहुत डिफरेंस था। मार्टिन जूनियर बहुत कंफर्टेबल इंसान था। उसे पार्टियों में जाना, अच्छे कपड़े पहनना, डेट करना और डांस करना पसंद था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसमें एक क्लियर, सीरियस और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करने वाला साइड डेवलप हुआ। वो बुक्स को पढ़ने लगा और लर्निंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। ऐसा लगता था मानो उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज थी, एक सोशल और दूसरी पर्सनैलिटी शांति में रहने वाला बहुत थॉटफुल इंसान। मार्टिन सीनियर डेथ के बाद इंसान की क्या कंडीशन होती है उस पर ज्यादा फोकस करते थे, जबकि मार्टिन जूनियर का ये मानना था कि करंट वर्ल्ड में लोगों की क्या कंडीशन है, उनकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, हमें वहाँ फोकस करना चाहिए। मार्टिन जूनियर अपने फादर से किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते थे, इसलिए जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए तब उन्होंने अपने फादर को खुश करने के लिए मोर हाउस में जाने का फैसला लिया। लेकिन उनके दिमाग में एक प्लानिंग थी। वो अपनी इंटरेस्ट की हर चीज की स्टडी करेंगे और खुद ही तय करेंगे कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। पहले कुछ महीनों में उन्होंने मेडिसिन, फिर सोशल साइंस, फिर लॉ में करियर बनाने के बारे में सोचा। वो अपने आसपास जिस भी सब्जेक्ट को देखते उसी को स्टडी करने लगते। मोर हाउस में ऐसे प्रोफेसर्स थे जो क्रिश्चियनिटी को बहुत इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे और मार्टिन जूनियर को ये काफी अट्रैक्टिव लगा। मोर हाउस में अपने आखिरी साल तक उन्होंने अपना मन फिर से बदल लिया था। उन्हें पास्टर मतलब पादरी के रूप में अपॉइंट किया जाएगा और वे पेंसिल्वेनिया में क्रोजर थियोलॉजिकल सेमिनरी में डिविनिटी की डिग्री के लिए एडमिशन लेंगे। अब उनके फादर काफी खुश थे। उन्होंने समझा कि मार्टिन जूनियर को अपने दम पर रिलीजन की खोज करने देना सबसे अच्छा था, बशर्ते कि वे एबेनेजर में ही रहें। क्रोजर में मार्टिन जूनियर ने क्रिश्चियनिटी की एक बिल्कुल अलग साइड की खोज की। उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी पर जोर दिया था। उन्होंने सारे मेन फिलोसॉफिकल राइटअप्स पढ़े, कार्ल मार्क्स की क्रिएटिव रचनाएं पढ़ी और महात्मा गांधी की कहानी से बहुत इम्प्रेस हुए। एक एकेडमिक लाइफ को इंजॉयबल बनाते हुए उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, जहां उन्हें अपने प्रोफेसर्स के बीच में एक बहुत इंटेलिजेंट स्कॉलर के रूप में पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन जब वे 1954 में बोस्टन यूनिवर्सिटी से धर्मशास्त्र में पीएचडी के साथ ग्रेजुएट होने की तैयारी कर रहे थे, तब वो अपने फादर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग पास्टर मतलब पादरी बनने के अपने उस प्लान को और डिले नहीं कर सकते थे। उनके फादर ने उनके लिए एक बहुत इनक्रेडिबल प्रपोजल तैयार किया था। एबेनेजर में को पास्टर के रूप में एक पोस्ट या मोर हाउस में शॉर्ट टर्म के लिए
टीचर की एक पोस्ट जहां वो अपने पसंद के एकेडमिक स्टडी को जारी रख सकते थे। मार्टिन जूनियर ने हाल ही में शादी की थी और उनकी वाइफ कोरेटा चाहती थी कि वो नॉर्थ में रहें, जहां लाइफ साउथ के कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होगी। वो लगभग किसी भी यूनिवर्सिटी में टीचर की नौकरी पा सकते थे। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चुनना अट्रैक्टिव था, लेकिन हाल ही के दिनों में उनके एटीट्यूड में कुछ चेंज आया था। अब पता नहीं वो चेंज कैसे आया, लेकिन वो चाहते थे कि वो साउथ में वापस जाएंगे, जहां उन्हें अपने रूट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। वहां पर वो एक बड़े ग्रुप के लीडर बन जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी की सेवा कर सकते हैं। वो अपने फादर के बनाए हुए प्लान पर नहीं चलना चाहते थे। शायद वो उनकी किस्मत में नहीं था। उन्हें लगता था कि अब उन्हें अपने फादर को नाराज करना होगा। जितना पॉसिबल हो सके उतनी धीरे से खबर बतानी होगी। ग्रेजुएट होने से कई महीने पहले उन्होंने अल्बामा के मॉन्टगोमरी में डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में एक पोस्ट खाली होने के बारे में सुना। उन्होंने चर्च का दौरा किया और वहां एक स्पीच दिया, जिससे चर्च के लीडर्स इम्प्रेस हुए। मार्टिन जूनियर ने डेक्स्टर में जो बाकी ग्रुप्स थे उनको एबेनेजर के कंपेयर में ज्यादा सीरियस और थॉटफुल पाया, जो कि उनके नेचर से भी मेल खाता था। मार्टिन जूनियर की वाइफ कोरेटा उन्हें इस ऑप्शन को चुनने के लिए रोकने लगी। वो जानती थी कि मॉन्टगोमरी में किस तरह का रेसिज्म होता है। मार्टिन किंग जूनियर को उस सिटी के अंदर बहुत हैवी रेसिज्म झेलना पड़ा, जिसका उन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी इतना बड़े लेवल पर एक्सपीरियंस नहीं किया था। मार्टिन सीनियर के लिए भी ये एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने मार्टिन जूनियर की वाइफ कोरेटा को सपोर्ट किया, लेकिन जब डेक्स्टर ने मार्टिन जूनियर को जॉब ऑफर की तो उन्हें अपनी नॉर्मल कंफ्यूजन और चीजों पर सोचने की जरूरत का एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से उन्हें अपने ऑप्शंस के बारे में ये लगा कि ये तो हमारा लक है, और वही उनको ठीक लग रहा था। डेक्स्टर में एस्टैब्लिश्ड मार्टिन जूनियर ने अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। उन्होंने स्पीच देने के लिए बहुत टाइम लिया और धीरे धीरे वो उस एरिया में फेमस हो गए। दूसरे पास्टर्स या पादरियों के अपोजिट उन्होंने अपने थॉट्स को यूज करना शुरू किया, जो उन्होंने किताबों में पढ़े थे। उनके स्पीच में जो मेन बात होती थी वो ये थी कि अपनी लव पावर को यूज करो। प्रेम की शक्ति क्या होती है, इस बारे में लोगों को बहुत कम पता था। उन्होंने अपने स्पीचेस में ये मेंशन किया कि किस तरह से ब्लैक अपना शोषण रोक सकते हैं अगर वो अपने व्हाइट ऑपरेसर्स के अगेंस्ट इस लव पावर को यूज करें। मार्टिन किंग जूनियर लोकल पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहे, लेकिन उनकी ड्यूटी उनके चर्च और फैमिली के लिए भी थी। उनका ग्रुप उन्हें बहुत पसंद करता था। अब उन्हें किंग के नाम से जानने लगे थे। 1955 के दिसंबर की स्टार्टिंग में डॉक्टर किंग मतलब मार्टिन जूनियर ने एक एंटी मूवमेंट को शेप लेने में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। रोजा पार्क्स नाम की एक बूढ़ी ब्लैक औरत ने लोकल लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग बसों के लिए डिसाइडेड एक व्हाइट आदमी को बस में अपनी सीट देने से मना कर दिया था। NAACP ग्रुप की एक एक्टिव मेंबर पार्क्स ने ब्लैक लोगों के साथ इस मिसबिहेव और बस ड्राइवर्स के डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर पर सालों तक गुस्सा किया था। NAACP की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। ये ग्रुप कलर्ड पीपल के इक्वालिटी और उनके राइट्स के बारे में बात करता है। लॉज ना मानने के लिए रोजा पार्क्स को अरेस्ट कर लिया गया और इस चीज ने एक्टिव मेंबर्स को इंस्पिरेशन दी। उन्होंने एक साथ आकर अपनी यूनिटी दिखाई और मॉन्टगोमरी बसों का एक दिन का बॉयकॉट करने का फैसला किया। जल्दी ही बॉयकॉट एक वीक तक चला, फिर कई वीक्स तक चला, क्योंकि प्रेजेंटर्स ने ट्रैवल की एक ऑप्शनल प्रोसेस बनाने में सक्सेस हासिल कर ली थी। जैसे जैसे बॉयकॉट चलता रहा, शहर को कंट्रोल करने वाले व्हाइट ऑफिसर्स शहर की बसों में अलग अलग ट्रेडिशंस को एंड करने से मना करने में और ज्यादा अड़ियल होते गए। तनाव बढ़ रहा था। बॉयकॉट मूवमेंट्स में शामिल कई ब्लैक्स को गोली मारी गई और उन पर अटैक किया गया। MIA की मीटिंग्स में बड़ी भीड़ के सामने दिए गए स्पीचेस में किंग ने गांधी का नाम भी मेंशन किया और अपने नॉन वायलेंस के सब्जेक्ट को और डेवलप किया। वो पीसफुली प्रोटेस्ट और करेक्ट बॉयकॉट के तरीके से दूसरी पार्टी को हरा देंगे। वो मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे, जिसका एम
मोंटगोमरी के पब्लिक प्लेसेस में फुल इंटीग्रेशन है, मतलब वो सब कुछ एक करना चाहते थे। अब लोकल ऑफिसर्स ने किंग को एक डेंजरस आदमी, स्टेट के बाहर से एक टेररिस्ट के रूप में देखा। उन्होंने विस्परिंग कैंपेन चलाया जिसमें किंग के बारे में तरह तरह की अफवाहें वो फैलाने लगे। ये बताने लगे कि वो एक कम्युनिस्ट थे। लगभग हर रात मार्टिन किंग जूनियर मतलब किंग को अपने अपने परिवार को खतरे में डालने वाले फोन कॉल आते थे और मोंटगोमरी में ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। अब किंग नेशनल लेवल पर पॉपुलर हो रहे थे। लीडरशिप और कंडीशन को संभालते कई हफ्तों के बाद में एक बार किंग को ड्राइविंग करते हुए रोका गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जाहिर तौर पर तेज स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए, और सबसे डेंजरस क्रिमिनल से भरे जेल में उनको रखा गया। एक बार जमानत जमा हो जाने के बाद 2 दिन बाद मुकदमा तय किया गया और कौन आइडिया लगा सकता था कि वो कौन से झूठे आरोप लगा सकते हैं। अपने केस से एक रात पहले उन्हें एक और फोन आया जिसमें कॉलर ने बोला, निगर, अब हम तुमसे और तुम्हारी गंदगी से थक चुके हैं और अगर तुम 3 दिनों में इस सिटी से बाहर नहीं निकले तो हम तुम्हारा दिमाग उड़ा देंगे और तुम्हारा घर उड़ा देंगे। फोन करने वाले की आवाज के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें डरा दिया। यह महज एक धमकी से कहीं ज्यादा लग रहा था। उन्होंने उस रात सोने की कोशिश की लेकिन सो नहीं पाए। फोन कॉल पर उस आदमी की आवाज उनके दिमाग में घूम रही थी। वो कॉफी बनाने और खुद को शांत करने के लिए किचन में चले गए। वो कांप रहे थे। वो अपनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस खो रहे थे। वो सोचने लगे कि वो अपनी उस कंफर्टेबल लाइफ में लौट जाएं। ये भी एक रास्ता हो सकता है क्या? उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करने दिया। उनकी लाइफ बहुत इजी और हैप्पी थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सब कुछ दिया था। वो नहीं जानता था कि इतनी तेजी से उनको एंजाइटी क्यों हो रही है। और जैसे जैसे वो इन डीप थॉट्स में जाने लगे उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने फादर से बस रिलीजन विरासत में मिला है। उसने कभी भी पर्सनली गॉड से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं की थी। उन्होंने बस कॉफी के कप पर अपना सर झुकाया और भगवान से प्रार्थना की कि मैं हार नहीं सकता। उन्होंने खुद को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें की और प्रेयर की। उन्होंने ये भी सोचा कि हारा हुआ मुंह लेकर वो अपने लोगों के सामने कैसे जाएंगे। जब उनके अंदर की कॉन्वर्सेशन खत्म हुई तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंधों से एक चिंता का बोझ हट गया है। जेल से बाहर आने के बाद जब MIA की मीटिंग में वो हिस्सा ले रहे थे तब उनके घर पर बमबारी की गई और लकीली उनकी बेटी और वाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जब उन्हें बताया गया कि क्या हुआ था तो वे शांत रहे। उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई नहीं हिला सकता। अपने घर के बाहर इकट्ठा हुए ब्लैक सपोर्टर्स की गुस्साई भीड़ को समझाते हुए कहा कि हम वॉयलेंस नहीं कर सकते, हम अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दुश्मनों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा बिहेव करें, उनसे प्यार करें और उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। बमबारी के बाद उनके फादर ने उनसे अपनी फैमिली के साथ अटलांटा लौटने की रिक्वेस्ट की, लेकिन कोरेटा के सपोर्ट से उन्होंने जाने से मना कर दिया। अगले महीनों में कई चैलेंजेस थे क्योंकि उन्हें बॉयकॉट को जिंदा रखने और लोकल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना था। इन द एंड 1956 के एंड में सुप्रीम कोर्ट ने मोंटगोमरी में बस सेपरेशन को एंड करने वाले निचली कोर्ट के फैसले को कंफर्मेशन दिया। 18 दिसंबर की सुबह किंग बस में चढ़ने वाले पहले ट्रैवलर थे और वो जहां चाहते थे वहां बैठ गए। यह एक बड़ी विक्ट्री थी। उनको नेशनल लेवल पर अटेंशन और पॉपुलैरिटी मिली और इसके साथ मिली नई प्रॉब्लम्स और सरदर्द भी। मौत की धमकियां कंटिन्यू रही। MIA और NAACP के पुराने ब्लैक लीडर्स अब उन्हें मिलने वाले अटेंशन से नाराज होने लगे। अब इंटरनल ईगोज पनपने लगे थे। किंग ने एक नया ग्रुप शुरू करने का फैसला किया जिसे साउथ क्रिश्चियनिटी लीडरशिप सम्मेलन कहा गया, जिसका एम था मूवमेंट को मोंटगोमरी से आगे ले जाना। पर इंटरनल फाइट्स और जेलसी किंग का पीछा करती रही। 1959 में वो एबनेजर में को पास्टर के रूप में सर्विस करने और अटलांटा के मेन ऑफिस से SCLC मूवमेंट्स को लीडरशिप देने के लिए अपने होम टाउन लौट आए। ब्लैक लोगों को इक्वलिटी का राइट दिलाना मार्टिन किंग जूनियर का एक एम बन गया था। 1962 के एंड में उन्हें अपनी सर्विसेज के लिए एक और रिक्वेस्ट मिली। बर्मिंघम अल्बामा के मेन ब्लैक एक्टिविस्ट में से एक फ्रेड
शटलवर्थ ने किंग और SCLC से डाउनटाउन एरियाज में दुकानों को अलग अलग करने के अपने एफर्ट्स में हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। बर्मिंघम देश के सबसे डेंजरसली अलग थलग सिटीज में से एक था। पब्लिक प्लेसेस जैसे स्विमिंग पूल को अलग अलग करने के लिए लॉज फॉलो करने के बजाय उन्हें बस बंद कर दिया गया। व्हाइट और ब्लैक्स को सेपरेट करने वाली ट्रेडिशंस के अगेंस्ट किसी भी तरह के प्रोटेस्ट का सामना पावरफुल वायलेंस और टेररिज्म से किया गया। सिटी को बर्मिंघम के रूप में जानने लगे थे क्योंकि वहां पर बॉम्बिंग बहुत होती थी और अलग थलग साउथ के इस सेंटर की देखरेख पुलिस मेन बुल कॉनर कर रहे थे, जो फोर्स यूज करने के अपॉर्चुनिटी का आनंद लेते थे। जिस तरह की चीजें वो लोगों पर अटैक करने के लिए यूज करते थे उनमें थे चाबुक, अटैक करने वाले डॉग्स, हाई प्रेशर वाले फायर होज, बिली क्लब्स। किंग के अंदर वो पुराने डर फिर से लौट आए थे कि अगर लोग मारे गए और वायलेंस ने उसे और उसकी फैमिली को भी टच किया तो क्या होगा। पर एक बार फिर उसने खुद को मोटिवेट किया। बर्मिंघम जाना अब उसका मिशन था, पर किंग ने अब सोच लिया था कि अब उसे प्लानिंग करनी होगी और ज्यादा करेजियस होना होगा। सिविलियन राइट्स के मामले में कनाडा सरकार सफल रही। प्रेसिडेंट को कांग्रेस के साउथ डेमोक्रेट्स से अलग थलग पड़ने का डर था। मतलब साउथ में जो ब्लैक्स रहते थे उनके भी वोट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैटर करते थे। बर्मिंघम में जो उन्हें करने की जरूरत थी वो एक नेशनल क्राइसिस को भड़काना था। अप्रैल 1963 में किंग और उनकी टीम ने अपनी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। यहाँ तक कि किंग ने खुद को गिरफ्तार भी करवा लिया। इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती और लोकल लोग उनको फॉलो करने लगते। पर प्रॉब्लम यह थी कि जो लोकल ब्लैक्स थे उनका सपोर्ट बहुत वीक था। बर्मिंघम में कई ब्लैक शटल्सवर्थ की एक निरंकुश शैली से नाराज थे। दूसरों को कॉनर द्वारा दी जाने वाली वायलेंस का भी डर था। कुल मिलाकर वो प्रोटेस्ट बहुत पॉपुलर नहीं हो रहा था। फिर उनकी टीम के लीडर्स में से एक जेम्स बेवेल के दिमाग में एक थॉट आया। उन्होंने कहा कि वो लोकल स्कूल्स में जाएंगे और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएंगे। लेकिन किंग ने ऑर्डर दिया कि 14 इयर्स से कम उम्र का कोई भी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर बेवेल ने कहा कि उन्हें हाई नंबर्स चाहिए, इसीलिए किंग ने नरमी दिखाई। ग्रुप में काफी सारे लोग हैरान थे कि किंग किस तरह से इन यंग लोगों का यूज करने में इतने प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल हो सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट का एम बहुत बड़ा था और ये इतना नाजुक होने का टाइम नहीं था। स्टूडेंट्स ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ रिएक्शन दिया और इसी एक्साइटमेंट की जरूरत उस मूवमेंट को थी। ये स्टूडेंट सड़कों पर अपने पेरेंट्स से भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड और करेजियस दिख रहे थे। प्रेस अपने ग्रुप के साथ वापस आकर अपना जर्नलिज्म करने लगा। फायर होज, हमलावर कुत्ते और नाइट स्टिक बाहर आ गए। बच्चों तक पर भी हमला होने लगा। जल्दी ही अमेरिकी टेलीविजन टेंशन वाले ड्रामेटिक सीन्स को टेलीकास्ट करने लगे। अब किंग के स्पीचेस के लिए भारी भीड़ आने लगी जिसकी उन्हें जरूरत थी। टेंशन कम करने के लिए सरकार के ऑफिसर्स को इंटरफेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किंग ने पहले से ही अपना लेसन सीख लिया था। उन्हें एंड तक प्रेशर बनाए रखना था। व्हाइट पावर स्ट्रक्चर के लीडर्स ने बिना इच्छा से ही किंग के साथ में बात करना शुरू किया। बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ। कैनेडी बुरी तरह जाल में फंस चुके थे। बर्मिंघम में जो कुछ उन्होंने देखा था उससे उनकी अपनी सोल को ठेस पहुंची थी। एग्रीमेंट के तुरंत बाद उन्होंने टेलीविजन पर नेशन को एड्रेस करते हुए सिविलियन राइट्स में जो भी चेंजेस आए थे उनको समझाते हुए न्यू रूल्स को एक्सप्लेन किया। इसकी वजह से 1964 का सिविलियन राइट्स नियम बना। इसने किंग को सिविलियन राइट्स मूवमेंट का नेता बना दिया था और जल्दी ही उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। अब SCLC में बहुत सारा पैसा आने लगा और मूवमेंट में स्पीड आ गई। लेकिन पहले की तरह किंग के लिए प्रॉब्लम्स और बर्डन हर नई विक्ट्री के साथ बढ़ते जा रहे थे। बर्मिंघम के बाद के सालों में उन्होंने महसूस किया कि मूवमेंट के बेनिफिट्स के अगेंस्ट ट्रेडिशनल और रिपब्लिकन के बीच एक पावरफुल रिएक्शन बन रही है। उन्होंने प्लान किया कि वो उनकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए काम करेंगे। उन्हें पता चला कि FBI ने उनके होटल्स के कमरों में सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट लगा दिए थे और कई सालों तक उनकी जासूसी की थी। किंग ने देखा कि अमेरिका कैनेडी की हत्या से स्टार्ट होकर
वॉयलेंस में पूरी तरह से उतर चुका है। उन्होंने ब्लैक पावर के बैनर तले ब्लैक एक्टिविस्ट की एक नई जनरेशन को उभरते देखा और उस नई जनरेशन ने किंग के नॉन वॉयलेंस मूवमेंट को कमजोर और वीक बताया। जब किंग डिस्क्रिमिनेटरी हाउसिंग प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए मूवमेंट को शिकागो ले गए तो उन्होंने लोकल ऑफिसर्स के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन देश भर के ब्लैक एक्टिविस्ट ने उनको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बहुत कम पर एग्रीमेंट किया था। इसके तुरंत बाद शिकागो बैप्टिस्ट चर्च में व्यूअर्स ने उन्हें होट किया। ब्लैक पावर के नारों के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन को दबा दिया। वे उदास और हताश हो गए। 1965 की स्टार्टिंग में उन्होंने एक मैगजीन में वियतनाम वॉर की तस्वीरें देखी और इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। अमेरिका में बहुत कुछ गलत हो रहा था। जहाँ जहाँ दंगे हुए, जहाँ जहाँ पर वॉयलेंस हुई, वहाँ पर किंग ने विजिट किया। इतनी गरीबी और तबाही के सीन्स ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। अमेरिकन सिस्टम में एक कैंसर था, पैसे में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी और एक बेकार के वॉर पर बहुत सारा पैसा खर्च करने की इच्छा, जबकि इंटरनल वॉर्स में ब्लैक्स को सड़ने और दंगों के लिए छोड़ दिया गया था। अब किंग के अंदर स्ट्रेस और गुस्सा दोनों घुल मिल गए थे। अपने दोस्तों के साथ बातचीत में लोगों ने उनमें एक नई चमक देखी। अपने एक्टिविस्ट के साथ एक रिट्रीट में उन्होंने कहा, बहुत से लोगों ने पावर और लव को एक दूसरे के ऑपोजिट माना है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लव के बिना पावर केयरलेस हो जाती है और पावर के बिना लव इमोशनल। एक दूसरी रिट्रीट में उन्होंने नई स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए वो अपने नॉन वायलेंस के थॉट को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनका मानना था कि नॉन वायलेंस जैसी चीजों को एक लेवल पर और मैच्योर होना होगा। 4 अप्रैल 1967 को उन्होंने एक स्पीच में स्ट्रगल के इस एक्सपेंशन को एक्सप्रेस किया, जिसे बहुत अटेंशन मिली, लगभग सारी नेगेटिव अट्रैक्शन। यहाँ तक कि उनके सबसे एक्साइटेड सपोर्टर्स ने भी इसे क्रिटिसाइज किया। पॉइंट ये था, उन्होंने कहा था कि वियतनाम वॉर को शामिल करने से सिविलियन राइट के मुद्दे से जनता अलग थलग पड़ जाएगी। वो वियतनाम वॉर के पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते थे, पर इस बात से जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो जाते, जिनके सपोर्ट पर वो डिपेंड थे। इतना खुलकर बोलना उनके कंट्रोल में नहीं था। उन्होंने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। उनके कई क्रिटिक्स ने उन पर हमला किया। 1968 की स्टार्टिंग में उनका स्ट्रेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा कि एंड नजदीक है। उनके कई दुश्मनों में से कुछ उन्हें उनकी कई बातों और किए गए कामों के लिए मार डालने वाले थे। वो स्ट्रेस से थक चुके थे और स्पिरिचुअली खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उस साल मार्च में टेनेसी के मेम्फिस में एक पादरी ने किंग को अपने सिटी में इनवाइट किया। वहाँ ब्लैक सैनिटेशन वर्कर्स की हड़ताल चल रही थी और उम्मीद थी कि किंग उस हड़ताल को सपोर्ट करते। सैनिटेशन वर्कर्स के साथ में बहुत गंदा बिहेव किया गया था। पुलिस वहां पर लोगों के साथ में बहुत खराब तरीके से पेश आ रही थी। किंग बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस इनविटेशन को ठुकरा दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर इन कंडीशंस में होता है, उन्होंने फील किया कि जो वे कर सकते हैं वो करना उनकी ड्यूटी है और वो जाने के लिए फिर तैयार हो गए। 18 मार्च को उन्होंने मेम्फिस में एक बड़ी भीड़ को एड्रेस किया। भीड़ का रिएक्शन देखकर वो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि रिएक्शन काफी पॉजिटिव था। उन्होंने भी लोगों को एनकरेज किया। मेम्फिस में सपोर्ट देने के लिए बार बार वो वहां जाते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेम्फिस उनके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। 4 अप्रैल को उन्होंने फिर से भीड़ को एड्रेस किया और अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही। इस स्पीच से उनका मूड एकदम फ्रेश हो गया। अगले दिन उन्होंने आने वाली मार्च के बारे में कुछ चिंता दिखाई कि हो सकता है कि कोई वायलेंस हो, लेकिन कहा कि डर उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। उन्होंने एक सपोर्टर से कहा कि मैं डरने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उस शाम वो अपने सपोर्टर्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाने वाले थे, पर देरी होने की वजह से वो मोटेल के कमरे के बाहर बालकनी में खड़े हो गए जब एक राइफल की गोली चली और एक गोली उनकी गर्दन में जा लगी। 1 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई। अब अगर हम ध्यान से समझें कि उनका नेचर कैसा था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत मुश्किल किस्म की मानसिकता वाले इंसान थे, जिनके कैरेक्टर के कई साइड्स थे।
एक तो वो किंग थे जो मौज मस्ती करना पसंद करते थे। उन्हें अच्छे कपड़े पहनना, खाना, डांस करना, ये चीजें भी पसंद थी। दूसरी तरफ वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे और चीजों के बारे में डीपली सोचना चाहते थे। वो एक सेंसिटिव, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करने वाले किंग थे, एक ऐसी साइट जो उन्हें स्पिरिचुअल डिस्कवरी की ओर ले जाती थी। यही रीजन था कि कई बार उन्हें अपने डिसीजंस लेने में बहुत पेन होता था। उनके सपोर्टर्स इस बात से अक्सर परेशान रहते थे कि वो अपने ऑप्शंस पर कितना डीपली सोचते हैं और कितनी बार वो खुद पर डाउट करते हैं। अपने फादर के साथ उनके रिलेशन में यही मुश्किल झलकती थी। एक और वो उनसे सच्चा प्यार करते थे, उनका रेस्पेक्ट करते थे। दूसरी ओर उन्हें पता था कि उनके फादर के इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी की प्रेजेंस में उन्हें क्या क्या खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अपने छोटे भाई एडी किंग की कंडीशन देखी थी जिसमें कि अवेयरनेस की कमी थी और वो नहीं जान पाया उसे क्या करना है। एडी पादरी बन गए लेकिन वो कभी भी फ्रीडम को क्लेम नहीं कर पाए। एक चर्च से दूसरे चर्च में जाने की वजह से उनका करियर बिल्कुल अनसर्टेन था। उन्हें शराब की लत लग गई जिसकी वजह से वो खुद को खत्म करना चाहते थे। उनके बड़े भाई को भी इससे बहुत परेशानी हुई। कई मायनों में किंग ने जिस कंफ्यूजन का सामना किया वो कंफ्यूजन हम सभी की लाइफ में होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में एक डीप फैक्टर है। हम दुनिया के सामने एक ऐसा चेहरा पेश करना पसंद करते हैं जो एक तो वहाँ मैच करता हो और मैच्योर हो, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि हम कई अलग अलग मूड के दास हैं और सिचुएशंस के बेसिस पर कई अलग अलग चेहरे पहनते रहते हैं। लाइफ में कभी न कभी हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि किंग को कई बार होना पड़ा था। तब हमारे अंदर से एक आवाज आती है, हमें उसे सुनना चाहिए। ये आवाज हमें अपनी लाइफ की क्लियर पिक्चर दिखाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर लॉ नंबर 13 की समरी खत्म होती है। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमने एक नया चैनल स्टोरीज शॉर्ट शुरू किया है, आप उसे विजिट करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। स्टोरीज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।